आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं साइंस का चैप्टर 1 को क्लियर करने वाले हैं। कक्षा 10 साइंस का चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इस चैप्टर को हम लोग पूरा डाइजेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो में, मतलब फुल एक्सप्लेनेशन होगा इस चैप्टर का और एक ही वीडियो में इस चैप्टर का पूरा काम तमाम हो जाएगा। जिसमें हम लोग जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, जिसमें पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। पहला टॉपिक का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक में है अभिकारक एवं उत्पाद, जिसको प्रतिफल बोलेंगे। थर्ड टॉपिक में मतलब तीसरा में है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। इसके बाद चौथा में है रासायनिक समीकरण तथा उसके प्रकार। इसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व और इसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके बाद है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, जिसमें हम लोग संक्षारण और विकृत गंधिता देखेंगे। मतलब इस चैप्टर में, इस क्लास में पूरा इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। पहला टॉपिक क्या रहेगा? रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग पहला टॉपिक में समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। इसके बाद सेकेंड में समझेंगे अभिकारक एवं उत्पाद क्या होता है। क्या सब? अभिकारक क्या होता है, उसके बाद उत्पाद क्या होता है। उत्पाद का दूसरा नाम होता है प्रतिफल। क्या होता है? प्रतिफल होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका संकेत देखेंगे कि रासायनिक समीकरण हुआ कि नहीं हुआ। उसका कोई पहचान होता है, उन्हीं पहचानों को हम लोग देखेंगे। इसके बाद रासायनिक समीकरण। उसके बाद क्या देखेंगे? रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। और उसके बाद हम लोग इसके प्रकारों को कवर करेंगे। इसको प्रकार को, जिसमें पहला प्रकार होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। जो पहला प्रकार होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, उसके महत्व को जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। क्या देखेंगे उसमें? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। इसके बाद देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया तो पहला टॉपिक था और इसका जो प्रकार होता है उन्हीं प्रकारों का अध्ययन करेंगे टॉपिक नंबर 5 में। रासायनिक अभिक्रियाओं के ढेर सारे प्रकार होते हैं, उनमें से कुछ प्रकार जो 10th क्लास में दिए गए हैं उन्हीं प्रकारों को हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके बाद है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है वह क्या है? दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, जिसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे संक्षारण, उसके बाद पढ़ेंगे विकृत गंधिता। मतलब इसमें हम लोग संक्षारण और विकृत गंधिता का एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। और टॉपिक नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। टॉपिक का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। चलिए हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। चलिए अब हम लोग अपना पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। चलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। फर्स्ट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोल रहा है? जब कोई पदार्थ अकेले ही, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, किसी अन्य पदार्थ से मिलकर भिन्न गुण वाले, समान गुण वाले नहीं, अलग गुण वाले, मतलब दूसरा गुण वाला एक या अधिक, एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तब उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उस प्रक्रिया को? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पदार्थ या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेगा, लेकिन उसका गुण भी क्या होना चाहिए? अलग अलग। तो उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें हम लोग का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, जब हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वह देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। मतलब जब
H2Cl2 के साथ क्रिया करेगा, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। अब जो इस सभी का जो लिखा गया है इसको पढ़ना ऐसे है, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। क्या पढ़ना है? H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। मतलब जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्रदान करता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब इसमें दो पदार्थों का योग हुआ है, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं और इन दोनों पदार्थों से भिन्न गुण वाला ये पदार्थ है। दोनों पदार्थों गुण से इसका गुण क्या होगा? भिन्न होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया का क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल। चलिए आप सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब था CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। यह क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको हम लोग संगमरमर का फार्मूला भी बोलते हैं। संगमरमर का फार्मूला यही होता है CaCO3। जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है, मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो टूट कर क्या प्रदान करता है? CaO। क्या प्रदान करता है? CaO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको बोल सकते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोल सकते हैं? बुझा हुआ चूना। तो बोल सकता है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaO। इसको बोल सकते हैं क्या? बुझा हुआ चूना प्लस CO2। प्लस क्या है? CO2 मतलब प्लस में देता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके तोड़ेंगे, गर्म करके क्या करेंगे? तोड़ेंगे। जब इसको टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने पर यह दो पदार्थों में टूट जाएगा। कितना पदार्थ में टूटेगा? दो पदार्थों में टूट जाएगा। एक तो रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, एक तो क्या रहेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या डिफरेंस यह होगा? जब कोई पदार्थ अकेले ही जैसे अकेला यहाँ पर अकेला टूट गया है, दो पदार्थ का निर्माण कर दिया, या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके यहाँ पर किसी अन्य पदार्थ से क्रिया किया है, क्रिया करके एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया से दो संबंधित टर्म है जो है अभिकारक और उत्पाद। क्या है? अभिकारक और उत्पाद। और उत्पाद का दूसरा नाम है प्रतिफल। अब अभिकारक किसको बोलेंगे? अभिकारक उसको बोलना है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है और भाग लेकर नया पदार्थ बनाया है। इसमें जो पहला जो समीकरण है, इसमें भाग कौन सा लिया था? हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और एक नया पदार्थ का निर्माण किया। इसका डिफिनेशन में है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया, जो इसमें रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कौन कौन सा पदार्थ भाग लिया है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन इस अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण किया है। कौन सा पदार्थ का निर्माण किया है? HCl का निर्माण किया है। और इसी को हम लोग बोलेंगे अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है और नए पदार्थ का निर्माण किया, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। यहाँ पर H2 और Cl2, H2 और Cl2 दोनों क्या है? अभिकारक है। H2 और Cl2 मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे क्या अभिकारक है। सेकंड में CaCO3 टूटकर CaO और CO2 दिया है। यहाँ पर अभिकारक क्या हो जाएगा? CaCO3, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और नए का पदार्थ का निर्माण किया, इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। इसको क्या बोलना है? अभिकारक बोलना है। मतलब CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। इसके बाद जो सेकेंड है ये तो हो गया अभिकारक। अभिकारक का क्या रहेगा? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और नए पदार्थ का निर्माण करेगा। अब चलिए सेकेंड टॉपिक का प्रतिफल क्या है? प्रतिफल है मतलब उत्पाद है। प्रतिफल या उत्पाद जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। उत्पादक, उत्पाद किसको बोलेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है। जैसे H2 और Cl2 क्रिया किया तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ बना क्या? HCl। जो बना उसी को बोलेंगे प्रतिफल। जो बना है उसी को क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे, मतलब उत्पाद बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। यहाँ पर HCl
फर्स्ट एग्जाम्पल में HCl क्या है? उत्पाद है। HCl क्या है? उत्पाद है। ये बना है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है, ये हो जाएगा उत्पाद। यहाँ पर CaO और CO2 दोनों क्या है? उत्पाद है, क्योंकि CaCO3 के टूटने से नया पदार्थ का निर्माण हुआ है। जो नया पदार्थ है CaO प्लस Ca2, और यही दोनों क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बना है। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान मतलब हम लोग किस प्रकार जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई। अगर रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा तो कुछ न कुछ हुआ होगा, चारों में से कुछ न कुछ हुआ होगा। जैसे पहला है अवस्थान परिवर्तन, हो सकता है अवस्थान परिवर्तन, जैसे द्रव था अभिक्रिया करके ठोस बन गया, ठोस था अभिक्रिया करके गैस बन गया, ये सब हो सकता है। तो पहला है अवस्थान परिवर्तन, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा तो क्या हो सकता है? रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा तो अवस्था परिवर्तन, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ऐसे हो सकता है। दूसरा है रंग में परिवर्तन, काला, काला से लाल, लाल से भूरा, भूरा से ब्लू, कुछ हो सकता है। इसमें रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। पहचानने का नियम है कि हम लोग अवस्था परिवर्तन हुआ तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, रंग में परिवर्तन हो गया बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यदि गैसों का उत्सर्जन, मतलब गैस का उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब होता है निकलना, यदि गैस निकल गया, दो पदार्थ को मिलाए और वहां से गैस निकला, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो गया। क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। यदि गैस निकल रहा है तो उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। इसके बाद है तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अलग हो गया, टेम्परेचर था लो, हो गया हाई, मतलब कम से क्या हो गया? अधिक हो गया, तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया हो गया। यदि अधिक का टेम्परेचर कम हो गया मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यहाँ पर तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का 4 गो यहाँ पर टिप्स है। पहला है अवस्थान परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का उत्सर्जन, और चौथा है तापमान परिवर्तन। मतलब यदि चारों में से कोई भी एक घटना घट रहा है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार करेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण। अब किसको समझते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण को देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। सुनिए, रासायनिक जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण होता है। किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण मतलब छोटा सा कोई अभिक्रिया है, जैसे यहाँ पे कुछ एक अभिक्रिया लिखा गया है Mg+O2, मतलब इसको भाषा में कैसे बोलिएगा? अभिक्रिया कैसे हो रहा कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, मतलब जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है, मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तो वह क्या बना जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऐसे भाषा में बोलिएगा, मतलब वाक्य में बोलिएगा तो वाक्य में बहुत लंबा होता है। रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया को यदि वाक्य में बोलिएगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, मतलब जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तब वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऐसे अगर भाषा में बोलेगा तो लंबा हो जाएगा। उसी भाषा को थोड़ा संक्षिप्त करने के लिए, मतलब छोटा रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण में क्या करेंगे हम लोग? जो भी भाषा वाक्य में लिखा गया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब उसका दहन करेगा तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। उसको हम लोग संक्षिप्त निरूपण में क्या करेंगे? सूत्र के द्वारा लिखेंगे या संकेत के द्वारा लिखेंगे, तो हो जाएगा रासायनिक समीकरण। क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण का जो डिफिनेशन हो गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, कोई रासायनिक अभिक्रिया, उसमें जो सब पदार्थ भाग ले रहा है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो सा पदार्थ भाग ले रहा है, कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है उसको देखना है। उसके बाद के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका संकेत या सूत्र, यौगिक रहेगा सूत्र देंगे तत्व रहेगा संकेत हो जाएगा, तो संकेत या सूत्र के द्वारा
उस समीकरण का मतलब उस अभिक्रिया का जो निरूपण करेंगे, कैसा निरूपण रहेगा, संक्षिप्त निरूपण, छोटा सा हो जाएगा, बड़ा रहेगा, वाक्य में बोलेंगे तो वाक्य में पूरा लंबा चौड़ा रहेगा। लेकिन जब उसको छोटा रूप में व्यक्त किया समीकरण मतलब अभिक्रिया को सूत्र के द्वारा, तो वह क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा वो, रासायनिक समीकरण। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहा है उसको हम लोग संकेत या सूत्र के द्वारा दर्शा देंगे संक्षिप्त निरूपण के साथ, तो वह क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। जैसे Mg+O2 gives MgO, पढ़ना कैसे, Mg+O2 gives MgO। MgO कहने का मतलब जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है, इसको उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो भाषा में तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, भाषा में हो जाएगा लंबा, लेकिन इसको देखिए जब हम लोग सूत्र के द्वारा इसका निरूपण किए, ये हो गया केवल एथेनॉल में हो गया। यही हो गया रासायनिक समीकरण। चलिए, जब मैग्नीशियम को जलाइए रहे तो मैग्नीशियम को जलाने पर कैसा लव निकलेगा, वो लव जो निकलता है चमकदार श्वेत लव। मतलब जब मैग्नीशियम रिबन का दहन करेंगे, मैग्नीशियम रिबन का जब दहन करेंगे, उसको जब जलाएंगे, तो उससे जो निकलेगा लव, जो निकलेगा कैसा लव रहेगा, चमकदार श्वेत लव, पूरा चमकदार रहेगा, श्वेत रहेगा। जो लव निकलेगा वो कैसा रहेगा, चमकदार श्वेत लव रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई है, ऑब्जेक्टिव में फंसता ही है। चलिए, चमकदार श्वेत लव के साथ किसका दहन होता है, मैग्नीशियम रिबन का दहन कैसे होता है, चमकदार श्वेत लव के साथ। इसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण का जो है दो प्रकार होता है। रासायनिक समीकरण कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होगा, जिसमें पहला होता है, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण में जो भी तत्व है दोनों ओर जो तत्वों का संख्या होगा समान होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया इस बगल और इस बगल, अरेखक और अरेखक दोनों बगल तत्व का संख्या यदि समान है तो उसे हम लोग बोलेंगे संतुलित। क्या बोलेंगे, संतुलित। जैसे इस अभिक्रिया में देखा जाए, इधर Mg का एगो है, एक है, इधर कितना है, एक है, ठीक है, Mg दोनों तरफ ठीक है, एक एक है। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, दो, इधर ऑक्सीजन कितना है, एक। ऑक्सीजन का संख्या दोनों बगल इक्वल नहीं है, ये संतुलित नहीं होगा, ये संतुलित नहीं है, ये क्या है, असंतुलित है। ये क्या है, असंतुलित। क्यों असंतुलित है, क्योंकि दोनों ओर जो परमाणु का संख्या है वो क्या है, अलग अलग। मतलब दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है, अलग अलग। अब सुनिए, इसे बोला संतुलित रासायनिक समीकरण में, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, जिसमें रासायनिक समीकरण मतलब जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व कुछ भी रहे, जितना तत्व है सब तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। परमाणुओं की संख्या यदि समान रहेगा उसे क्या बोलेंगे, संतुलित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतुलित। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, Zn मतलब जिंक, Zn को क्या बोलना है, जिंक बोलना है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का हिंदी में क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे। ZnSO4 को क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट, और H2 का क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। मतलब जब Zn H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस H2। इसको पढ़ेंगे कैसे, Zn प्लस H2SO4 कैसे पढ़ना है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये हो गया। अब देख रहे हैं संतुलित है कि नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम लोग संतुलित में दी है। संतुलित देखते हैं कि ना है। इधर देखिए जिंक, पहला क्या है, जिंक। जिंक इधर क्या है, जिंक तो एक चीज नजर आ रहा है, जिंक केवल एक है। जिंक यहाँ पर कितना है, एक है। जिंक कै गो है, जिंक है एक, जिंक एक है। इधर देखते हैं, इधर यहाँ पर जिंक है
और कहीं है नहीं है। जिंक कितना नजर आ रहा है, केवल एक। जिंक का जो है एक, मतलब दोनों और जिंक का जो संख्या है, जिंक का जो संख्या क्या है, समान है। जिंक का संख्या समान है। देखते हैं अब अगला तत्व। अगला तत्व क्या, हाइड्रोजन। अगला तत्व क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इस बगल का गो है, कहाँ है, यहाँ पर। हाइड्रोजन का गो है, दो गो है। हाइड्रोजन का गो है, दो गो है। अब देखते हैं इस बगल। इस बगल हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या गो है, दो गो है। तो दोनों और दो दो है, हाइड्रोजन दोनों और दो दो है। इसके बाद सल्फर देखिए, चाहे SO4 देख लीजिए, SO4 दोनों तरफ SO4 सेम टू सेम है। मतलब सल्फर की बात कीजिए, सल्फर एक O4 मतलब ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, मतलब SO4 दोनों तरफ। इसमें दोनों और जो तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। दोनों और तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। इसलिए इसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जब दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहेगा तो उसे बोलना है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसमें क्या रहेगा, दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या अलग अलग, मतलब भिन्न भिन्न रहेगा। कहने का मतलब समान नहीं रहेगा। पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान नहीं होगी। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होगा, समान नहीं होगा, उसे बोलेंगे असंतुलित। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में लिए Mg+O2 gives MgO, यही वाला एग्जाम्पल यहाँ उठा पटक दिए हैं। Mg+O2 gives MgO। यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम का इतना है, एक है। इधर मैग्नीशियम कितना है, एक है। इधर ऑक्सीजन का एगो है, दो गो। ऑक्सीजन का एगो है, एगो। क्या समान हुआ, नहीं हुआ, समान नहीं हुआ। मैग्नीशियम तो दोनों बगल समान है, लेकिन ऑक्सीजन समान नहीं है, इसलिए यह हो गया असंतुलित। क्या हो गया, असंतुलित। इसके बाद देखिए अगला एग्जांपल, H2+O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो क्या दिया, H2O जल दिया। क्या दिया, जल दिया। तो H2 इधर का एगो है, दो। इधर कितना है, दो। मतलब हाइड्रोजन का एगो है, दो गो। हाइड्रोजन का एगो है, दो गो। इधर देखिए ऑक्सीजन का एगो है, दो गो। ऑक्सीजन का एगो है, एगो। क्या समान है दोनों बगल, नहीं है, समान नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे असंतुलित। अब जो जल है, जल में हाइड्रोजन का कितना अणु होता है, दो अणु। ऑक्सीजन का कितना अणु होता है, एक अणु होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। जल में हाइड्रोजन का कितना अणु, दो। ऑक्सीजन का कितना अणु, एक। अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण जो है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको हम लोग ढांचा मतलब कंकाली, ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण। कैसा समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो ये जो समीकरण है ये कैसा, असंतुलित है। इसको हम लोग ढांचा रूप में बोल सकते हैं, मतलब इसको बोल सकते हैं ये ढांचा रासायनिक समीकरण। क्या है, ढांचा रासायनिक समीकरण। मतलब दोनों के तत्वों की परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, उसे हम लोग बोलेंगे ढांचा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ढांचा या कंकाली। ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण। ये हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण का अदर नेम। अब चलिए इससे आगे चलते हम लोग अगले टॉपिक पर। अब देखते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब चलते हम लोग इधर, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व समझने से पहले, मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसको देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान। कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, उसमें जो उत्पाद निकला है, मतलब जो प्रतिफल प्राप्त हुआ है, उसके जो तत्व है, उसके तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है, उसके तत्व का जो कुल द्रव्यमान है, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक तत्वों के
कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कोई समीकरण है, उसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व, दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहेगा। समान रहेगा तो दोनों ओर के तत्व जो होगा उसका द्रव्यमान भी क्या रहेगा, समान रहेगा। दोनों ओर के तत्वों का जो द्रव्यमान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये किसका कहना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का कहना है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो उत्पाद निकला है और जो अभिकारक था, अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसके अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान समान। जब द्रव्यमान समान रहेगा, द्रव्यमान समान कब रहेगा, जब दोनों ओर के तत्वों की संख्या क्या रहेगा, समान रहेगा। द्रव्यमान संरक्षण कब रहेगा, मतलब दोनों बगल द्रव्यमान बराबर कब रहेगा, जब परमाणु संख्या, मतलब दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तब हो सकता है हुआ क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो सकता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। क्यों किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए। संतुलित समीकरण मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण क्या है, उससे आगे ये पूछ सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, आवश्यक क्यों है। रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण का पालन, किसका पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए क्या है, पालन करने के लिए संतुलित करना आवश्यक है। यदि संतुलित रहेगा तो दोनों और जो तत्व है सबका द्रव्यमान जोड़कर दोनों का क्या रह जाएगा, समान रह जाएगा। अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान क्या रह जाएगा, समान रह जाएगा। यदि दोनों ओर क्या है, तत्वों के परमाणु की संख्या समान है तो द्रव्यमान क्या रहेगा, समान रहेगा, जिससे द्रव्यमान संरक्षण का पालन हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का पालन हो रहा है, इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब हम लोग द्रव्यमान संरक्षण मतलब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए भी सीखेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। एक क्लास लॉन्च होगा जिसमें हम लोग केवल सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाएगा। इसमें हम लोग अब देखिए, इससे आगे देखते हैं कि भौतिक अवस्थाओं के लिए संकेत लिखना। भौतिक अवस्था के लिए संकेत क्या लिखेंगे, जैसे भौतिक अवस्था में ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, इसके लिए हम लोग क्या संकेत देंगे, चलिए देखते हैं। इसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के, अभिकारक है, उत्पाद है। रासायनिक समीकरण में दो चीज रहेगा, अभिकारक रहेगा, उत्पाद रहेगा। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस द्रव ठोस सब बन सकता है, जलीय विलयन भी हो सकता है। तो उसमें गैस, द्रव, जलीय विलयन तथा ठोस। गैस रहेगा तो गैस के लिए G का प्रयोग करेंगे, द्रव रहेगा, द्रव के लिए L का प्रयोग करेंगे, जलीय विलयन रहेगा उसके लिए AQ का प्रयोग करेंगे, ठोस रहेगा उसके लिए S का प्रयोग करेंगे। अवस्थाओं के लिए क्रमशः G, L, AQ तथा S से दर्शाया जाता है। मतलब गैस को किससे, G से। अगर गैस बन रहा है उसको निरूपित करेंगे G से। किससे निरूपित करेंगे, G से। G मीन्स गैस। द्रव बनेगा उसको निरूपित करेंगे L से। L मीन्स लिक्विड, लिक्विड मीन्स द्रव होता है। ठोस रहेगा, ठोस को करेंगे S से। S मीन्स सॉलिड होता है। ठोस रहेगा तो उसको संकेत देंगे S। जलीय विलयन, जलीय विलयन को एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस। एक्वस को AQ से संकेत में देंगे। यहाँ देखिए एक समीकरण लिखा गया है जिसमें अवस्थाओं को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है, अवस्थाओं को दर्शाया गया है, जिसमें एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिया गया है। एक और समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिए हैं, जिसमें Fe क्या है, ठोस है। Fe क्या है, ठोस है, मतलब सॉलिड है, इसके लिए S का प्रयोग हुआ। H2O क्या है, जल। जल मतलब क्या होता है, द्रव होता है। क्या होता है, द्रव होता है। और द्रव के लिए L का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, L का। यहाँ से गलती से S लिखा गया तो क्या लिखा गया था, चलिए द्रव है, द्रव के लिए किसका प्रयोग होता है, L का प्रयोग होता है। H2O क्या है, द्रव है, L का प्रयोग हो गया। ये बनाएगा क्या, Fe3O4। क्या बनाएगा, Fe3O4, जो क्या है, सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड है, मतलब ठोस है। उसके बाद H2 क्या है, गैस है। इसको G से दर्शा दिए। इसी प्रकार दर्शाया जाएगा। Fe सॉलिड था तो S से दर्शाए, H2O लिक्विड था तो L से दर्शाए, FeSO4 सॉलिड था तो S से दर्शाए, H2 कैसा है तो G से दर्शाए। इसी प्रकार जलीय विलयन रहेगा तो AQ से दर्शाएंगे।
ये सब इसके लिए संकेत है। अब चलिए, अब रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार है। इसमें कुछ प्रकारों को हम लोग देखेंगे, जिसमें से जो प्रकार है, पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, चौथा पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अगर दोनों एक साथ रह जाएगा तो वो बन जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पर मतलब क्लास 10 के हम लोग प्रथम चैप्टर में इतनी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला क्या पढ़ना है, संयोजन, दूसरा पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी, लगातार पढ़ना है। संयोजन का पाद पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी के पाद पढ़ेंगे वियोजन, वियोजन का दूसरा नाम क्या होता है, अपघटन। इसके बाद पढ़ेंगे ऊष्माशोषी, उसके बाद पढ़ेंगे विस्थापन, जिसको हम लोग एकल विस्थापन बोल सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसको क्या बोल सकते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया। जो दोनों अगर एक साथ हो रहा है, दोनों अभिक्रिया एक साथ रहेगा, उसको बोल देंगे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। अब चलिए हम लोग समझते हैं प्रथम अभिक्रिया को, जो है संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब चलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया की तरफ। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ रहेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ रहेगा, पदार्थ में तत्व रहे या यौगिक रहे। जब वो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेगा, कितना पदार्थ का, एक, केवल एक पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसका लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया बोलना है जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ में तत्व हो या यौगिक हो, तत्व हो या यौगिक हो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग मतलब क्या होता है, आपस में मिल करके, आपस में मिल करके संयोग करके एकल उत्पाद, एकल उत्पाद का अथवा एक उत्पाद, केवल एक उत्पाद बनाएगा। कितना उत्पाद, एक उत्पाद बनाएगा, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एकल पदार्थ का निर्माण करेगा, मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, CaO है, क्या है, CaO मतलब बिना बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोल सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब उसका रिएक्शन H2O के साथ, मतलब जल के साथ होता है, वो बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना प्लस उष्मा, प्लस उष्मा मतलब हीट, प्लस में हीट देता है, उष्मा देता है, एनर्जी देता है। मतलब जब CaO H2O के साथ क्रिया करता है, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलना, OH का होल ट्वाइस प्लस उष्मा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कितना उत्पाद बन रहा है, केवल एक। नाम क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। केवल एक उत्पाद, पदार्थ था दो पदार्थ क्रिया किया, दो पदार्थ क्रिया किया, बनाया क्या, दो पदार्थ, एक पदार्थ बनाया, एक पदार्थ बनाया, मतलब एकल उत्पाद बनाया। इस प्रकार का अभिक्रिया को बोलेंगे क्या, संयोजन। अब अगवा बोलेंगे प्लस में उष्मा भी है, प्लस में उष्मा इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें उष्मा भी निकलेगा। क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा। तो CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस उष्मा, उष्मा देता है प्लस में। इसके बाद देखते हैं बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, मतलब CaOH का होल ट्वाइस के विलयन, CaOH का होल ट्वाइस, बुझे हुए चूने का विलयन मतलब CaOH का होल ट्वाइस। ये विलयन का प्रयोग, इसके विलयन का प्रयोग, उपयोग किसमें करते हैं, दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। CaOH का होल ट्वाइस मतलब बुझे हुए चूने का उपयोग, किसका, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, बुझा हुआ चूना रहेगा, उसका हम लोग विलयन बनाएंगे, घोल बनाएंगे, उससे क्या कर सकते हैं, दीवार पर पोछा लगा सकते हैं, मतलब सफेदी कर सकते हैं। तो उससे क्या करेंगे, दीवारों का सफेदी करेंगे, उससे क्या करेंगे, दीवारों का सफेदी। तो बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग किसमें किया जाता है, दीवारों की सफेदी करने के लिए। किसमें किया जाता है, दीवारों की सफेदी करने के लिए। इसके बाद चलिए, ये था एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं।
कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। कैसे करेगा? दहन होगा तब। जब कार्बन का दहन करेंगे तो ऑक्सीजन का साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? CO2। कार्बन का दहन करने पर क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, जो एकल उत्पाद है, मतलब केवल एक उत्पाद बनाया। एक उत्पाद बनाएगा तो बोलेंगे संयोजन। दो या दो से अधिक बना दिया संयोजन नहीं होगा, केवल एक उत्पाद बनाना चाहिए। इसके बाद 2H2O + O2। यहाँ पर सब जो इक्वेशन है, सब जो यहाँ पर समीकरण दिया जा रहा है, ये संतुलित है। क्या है? संतुलित है। तो 2H2 + O2, 2H2 + O2 gives 2H2O। ये भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया की एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि एकल उत्पाद बना है। कैसा उत्पाद बना है? एकल उत्पाद बना है। अब इसमें पहला एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग उष्मा भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? उष्मा भी निकल रहा है। अगर उष्मा निकलेगा, किसी अभिक्रिया में उष्मा निकलेगा, इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब उष्मा निकलेगा तो बोलेंगे उष्माक्षेपी। और जब उष्मा का अवशोषण मतलब उष्मा देंगे या हीट देंगे तब वो टूटेगा तो हो जाएगा उष्माशोषी। ये जो अभिक्रिया पहला है, इसको हम लोग बोल सकते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसा है? उष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें उष्मा भी निकला है। इसलिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद का तो निर्माण होता ही होता है, उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ उष्मा भी उत्पन्न होगा। जैसे इसमें हुआ, उष्मा भी उत्पन्न हुआ उसके साथ। यदि उसके साथ उष्मा भी उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्पादन होता है, मतलब उष्मा भी बनता है, उसे बोलेंगे उष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, CH4 है, मतलब मेथेन गैस है, और उसको O2 के साथ क्रिया कराया, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, बनाया CO2 + 2H2O+ में ऊर्जा दिया। क्या दिया? ऊर्जा दिया, चाहे उष्मा दिया, चाहे एनर्जी दिया, बस या टेक्सी प्रकार सब चीज। यहाँ पर CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O+ ऊर्जा। इसमें ऊर्जा निकला चाहे उष्मा निकला, एनर्जी। तो उष्मा निकला या ऊर्जा निकला, यह क्या हो गया? उष्माक्षेपी का अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें उष्मा निकल रहा है, मतलब ऊर्जा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है, एनर्जी प्रदान कर रहा है। इसके बाद चलिए अगला देखते हैं। अगला CaO, यही वाला एग्जाम्पल उठा गया, पटक दिए हैं। CaO है + H2O है, इसके साथ क्रिया किया, गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस उष्मा। इसमें भी क्या हुआ? उष्मा उत्पन्न हुआ। इस सब किसका एग्जाम्पल हो गया? किसका एग्जाम्पल हो गया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का। किसका? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का, जिसमें उष्मा निकलेगा। अब बात कीजिएगा शोषण। शोषण भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए अगला देखते हैं। शोषण एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण क्या है? एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे हम लोग शोषण करते हैं, उसका जो इक्वेशन होता है, क्या होता है? C6H12O6 + 6O2 gives 6CO2 + 6H2O+ ऊर्जा। मतलब जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ भी ग्रहण करेंगे तो क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। वो क्या करेगा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके, ग्लूकोज ये जो है, ये है ग्लूकोज का सूत्र। किसका है? ग्लूकोज। ग्लूकोज या ग्लूकोज बोल सकते हैं। ग्लूकोज, यह ग्लूकोज का सूत्र जो कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, मतलब शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होता है उससे क्रिया करके हमें एनर्जी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? एनर्जी प्रदान करता है, मतलब उष्मा उत्पन्न करता है। इसलिए हम लोग शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, H2O जल देगा हमें, उसके बाद ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे हमें एनर्जी आएगी और तोड़ फोड़ करने में माहिर रहेंगे हम लोग। पकड़ कर तोड़ फोड़ देंगे, एनर्जी रहेगा हाथ में। इसमें क्या होगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्या होगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों होगा? क्योंकि उसमें ऊर्जा निकलता है, मतलब उष्मा भी निकलता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का उठेगा कि शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्वेश्चन क्या है अब शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको कि शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इसमें बोला क्वेश्चन में कि शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए, शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। शोषण को क्या कहा जाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों कहा जाता है उसको देखते हैं।
क्योंकि शोषण की क्रिया में जो भी हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, चावल गुड़ दूध कुछ भी खाएंगे, उससे हमें क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज। तो क्योंकि शोषण की क्रिया में भोज्य पदार्थों से प्राप्त ग्लूकोज, भोज्य पदार्थ जो भी चीज खा रहे हैं, चावल रोटी दाल भात कुछ भी खा रहे हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज क्या करता है? हमारे शरीर की जो कोशिका होता है उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है उससे संयोग कर, मतलब उससे मिल करके हमें ऊर्जा प्रदान क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी आता है, प्लस में हीट आता है, मतलब शरीर रहता है गर्माहट। शरीर में क्या रहता है? गर्माहट रहता है। देखिए, शोषण की क्रिया में भोज्य पदार्थों से प्राप्त ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब हीट उत्पन्न करता है, हमें ताकत देता है और शरीर में क्या लाता है? गर्माहट लाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। इसका जो इक्वेशन है C6H12O6 + 6CO2 इक्वेशन क्या है? C6H12O6 + 6O2 gives 6CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देगा, प्लस में 6H2O जल होगा, जल मिलेगा, और प्लस में ऊर्जा मिलेगा। तो शरीर में क्या रहेगा? गर्माहट रहेगा, प्लस में ताकत रहेगा। तो C6H12O6 क्या ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया और ऊर्जा बनाया। इसलिए क्या कहा जाता है? शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। और यह है शोषण का इक्वेशन। किसका है? शोषण के लिए इक्वेशन है, मतलब शोषण के लिए रासायनिक समीकरण दिया गया है। अब देखिए अगला देखते हैं। शाक सब्जियों जो भी वनस्पति पदार्थ है, वनस्पति पदार्थ मतलब वनस्पति द्रव्य है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब जल तल नहीं, द्रव्य मतलब पदार्थ। द्रव मीन्स होता है लिक्विड, द्रव मीन्स लिक्विड। यहाँ पे क्या है? द्रव्य है, मतलब द्रव क्या दूसरा नाम होता है? पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ होता है। तो शाक सब्जियों मतलब वनस्पति पदार्थ के विघटन होकर, शाक सब्जियों का जब विघटन होता है तो जो कंपोस्ट बनता है, कंपोस्ट बनना भी क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? शाक सब्जियों का विघटित होकर, शाक सब्जी जब टूट कर क्या बनाएगा? कंपोस्ट बनाएगा। उससे जो ऊष्मा निकलेगा, मतलब उसमें क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, इसलिए बोलते हैं उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। वो भी क्या होता है? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो ये सब कौन सा अभिक्रिया हो गया? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण ये भी हो गया, शाक सब्जियों का विघटन होना। और शोषण का भी होना किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद देखिए अगला देखते हैं हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, मतलब वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? एक पदार्थ टूटकर, मतलब एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा। दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा? उत्पाद। इसमें क्या करेगा? एक अभिकर्मक रहेगा। कितना अभिकर्मक रहेगा? एकल अभिकर्मक, मतलब केवल एक अभिकर्मक रहे, और टूटकर छोटा छोटा उत्पाद प्रदान करेगा। क्या करेगा? टूटकर छोटा छोटा हमें उत्पाद देगा। ऐसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या हो जाएगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक मतलब केवल एक अभिक्रिया करने वाला रहेगा, केवल एक से बनेगा। तो जो एक अभिकर्मक होता है वो टूट कर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? टूट कर प्रदान करता है, छोटा छोटा उत्पाद प्रदान करेगा। क्या करेगा? छोटा छोटा प्रदान, मतलब छोटा छोटा उत्पाद प्रदान करेगा। तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया का क्या नाम पड़ेगा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब अपघटन, अपघटन मतलब एक पदार्थ रहेगा टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। इसका जो एग्जाम्पल हो गया 2FeSO4, इस संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा गया। क्या लिखा गया? संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें FeSO4 उष्मा की उपस्थिति में, जब उसमें उष्मा दिए मतलब हीट दिए तो यह टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। FeSO4 को जब हम लोग हीट दिए तो हीट देने पर टूटा। किसमें टूटा? Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, मतलब तीन चीजों में टूट गया। जब FeSO4 को हीट दिया गया
इधर उष्मा दिया गया तो वह क्या हुआ, टूट गया। किसमें किसमें टूट गया, Fe2O3 में और SO2 में और प्लस SO3 में। तो बोल सकते हैं 2FeSO4 उष्मा की उपस्थिति में गिब्स मतलब देता है, क्या देता है, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, इतना चीज देगा। इसमें दो से अधिक बना है, क्या बना है, इसमें दो से अधिक पदार्थ बना, छोटा छोटा उत्पाद बना है। ये था अभिकर्मक, टूट करके क्या बनाया, दो या दो से अधिक। इसमें तीन बनाया, कितना बनाया, तीन बनाया, तो दो से अधिक बनाया। यह जो एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, वियोजन अभिक्रिया का हो गया। इसके बाद है CaCO3, जिसको हम लोग बोल सकते हैं चूना पत्थर। क्या बोल सकते हैं, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का नाम क्या है, चूना पत्थर, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दिया जाएगा, हीट मतलब उष्मा दिया जाएगा, उष्मा देने पर वह किसमें टूट जाएगा, CaO में, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में। किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो जब CaCO3 को उष्मा दिया गया तो टूट गया CaO और CO2 में, CaO और CO2 में। तो CaCO3 को क्या बोलेंगे, चूना पत्थर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चूना पत्थर। इसके बाद देखिए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaO को मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोल सकते हैं, चूना या बिना बुझा हुआ चूना। क्या सब बोल सकते हैं, चूना या बिना बुझा हुआ चूना। किसको बोलेंगे, CaO को मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को। और इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में होगा। किसमें होगा, सीमेंट निर्माण में। तो CaO मतलब बुझा हुआ चूना, CaO मतलब बुझा हुआ चूना का जो उपयोग होता है, उपयोग कहाँ होगा, सीमेंट निर्माण में। कहाँ होगा, सीमेंट निर्माण में किया जाता है उपयोग। किसका उपयोग होगा, CaO बुझा हुआ चूना का उपयोग। इसके बाद देखिए, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। और ये सब जो अभिक्रिया हो रहा, मतलब ये सब जो टूट रहा, किसके उपस्थिति में टूट रहा, उष्मा की उपस्थिति में। जब उष्मा दे रहे हैं तब टूट रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं क्या, उष्मीय वियोजन। क्या बोल सकते हैं, उष्मीय वियोजन। ये सब जो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, उष्मा के कारण हो रहा है। किसके कारण, उष्मा के कारण हो रहा है। दोनों में उष्मा दिए, इसमें भी तापन दिए मतलब हीट दिए मतलब उष्मा दिए। जब इस सब को उष्मा दिया गया, हीट दिया गया तो टूट गया। किसके उपस्थिति में टूटा, उष्मा की उपस्थिति में। इसलिए इसको हम लोग उष्मीय वियोजन कहेंगे। क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन। तो बोल सकते हैं उष्मा के द्वारा की गई वियोजन को। ये सब जो वियोजन हुआ किसके कारण हुआ, उष्मा के कारण हुआ है। उष्मा के कारण की गई वियोजन को क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल ले लिया है वियोजन अभिक्रिया का, जिसमें हम लोग हीट दिए तो टूटा, मतलब उष्मीय वियोजन हो गया। PbNO3 का होल ट्वाइस है, इसको क्या बनना है, PbNO3 का होल ट्वाइस, दो लगाया गया संतुलित करने के लिए। यहाँ पर 2PbNO3, NO3 का क्या पढ़ना है, होल ट्वाइस पढ़ना। क्या पढ़ना है, होल ट्वाइस। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, तापन दिए मतलब हीट दिए, तो क्या दिया हमें, गिब्स 2PbO। क्या दिया, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस में O2, प्लस में O2। तब PbNO3 का होल ट्वाइस को जब हीट दिया गया तो टूट गया तीन पदार्थों में। नाम क्या सब है, PbO, NO2 और O2। तो दो या दो से अधिक प्रदान कर रहा है। तब में इसमें दो प्रदान किया, इसमें तीन प्रदान किया, इसमें तीन प्रदान किया। और टूटा कई अभिकर्मक, एक अभिकर्मक। ये सब एग्जाम्पल जो है किसका एग्जाम्पल है, वियोजन अभिक्रिया का। क्या है, वियोजन अभिक्रिया का। तो ये सबको हम लोग उष्मीय वियोजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उष्मीय वियोजन बोल सकते हैं। उष्मा की उपस्थिति में हो रहा है। अब चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब इससे आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग किसके द्वारा किए हैं, उष्मा के द्वारा किए हैं। अब उष्मा के द्वारा छोड़कर प्रकाश के द्वारा भी होता है उष्मीय वियोजन। मतलब उष्मीय वियोजन के बाद ये सब जो टूटा है इसमें उष्मीय वियोजन हुआ है। अब हम लोग समझते हैं प्रकाशीय वियोजन, मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में होगा।
चलिए अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया का अन्य एग्जाम्पल देखते हैं जो कि प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। जिसमें देख रहे पहला एग्जाम्पल है AgCl मतलब 2AgCl। 2AgCl जब इसमें सूर्य का प्रकाश दिया गया, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में AgCl टूट गया। क्या हुआ, टूट गया। किसमें टूटा, Ag और Cl में, मतलब Ag और Cl2 में। ये संतुलित करने के लिए हम दो लगाए तो 2AgCl सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्या बना है, 2Ag प्लस Cl2। किसकी उपस्थिति में हो रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और जो अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। मतलब जो वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में होगा उसकी क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन को प्रकाशीय वियोजन। दूसरा है 2AgBr। क्या है, 2AgBr जब इसमें सूर्य का प्रकाश दिया गया तो टूट गया 2Ag और Br2 में। किसमें टूट गया, 2Ag और Br2 में। और दोनों का दोनों किसके कारण हुआ है, सूर्य के प्रकाश के कारण। दोनों का जो अवघटन हुआ है AgCl और AgBr का अवघटन किसके कारण हुआ है, सूर्य के प्रकाश के कारण हुआ है। और इसका नाम पड़ेगा प्रकाशीय वियोजन। क्या पड़ेगा, प्रकाशीय वियोजन। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहा है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित, मतलब ऊर्जा का उपयोग होता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया, उन्हें क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होगा, या तो उष्मा हो, या तो प्रकाश हो, या तो विद्युत हो, कोई भी ऊर्जा रहे, उसका यदि अवशोषण हो रहा है उसे बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा, उष्मा उत्पन्न नहीं होगा बल्कि उष्मा क्या होगा, खपत होगा। जैसे CaCO3 है, क्या है, CaCO3 और इसमें उष्मा दिया गया तो टूट गया किसमें, CaO और CO2 में। किसके कारण टूटा, उष्मा के कारण। उष्मा का क्या हुआ, इसमें अवशोषण हुआ, उष्मा ऊर्जा का अवशोषण हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या हो गया, ये उष्माशोषी अभिक्रिया इसमें हो रहा है। दूसरा देखते हैं N2+O2 और इसमें उष्मा दिया गया, हीट दिया गया तो बन गया 2NO। क्या बन गया, 2NO। कब बना, जब उष्मा दिया गया। कब बना, जब उष्मा दिया गया, मतलब NO2 का दहन किया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या बनाया, 2NO बनाया। इसमें भी क्या हुआ, उष्मा का ह्रास हुआ, उष्मा का अवशोषण हुआ, मतलब ऊर्जा का अवशोषण हुआ। ये हो गया कौन सा अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। अब इन्हीं को भी ले सकते हैं। इसमें क्या हो रहा, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण हो रहा है। इसमें तो ऊर्जा का बात किया है, सूर्य का प्रकाश भी क्या है, ऊर्जा है। ये भी हम लोग उसमें उष्माशोषी अभिक्रिया कर सकते हैं। ये भी क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, मतलब ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होगा उन्हें क्या बोला जाएगा, उष्माशोषी। क्या बोला जाएगा, उष्माशोषी, मतलब उष्मा का अवशोषण करेगा। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया में विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। मतलब विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें बोला जब कोई तत्व दूसरे तत्व को, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से, दूसरा तत्व का कोई विलयन होगा उसके विलयन से पृथक कर देगा, मतलब विस्थापित कर देगा, उसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, एक तत्व रहेगा जो कि दूसरे तत्व के विलयन से उसको पृथक कर देगा, उसको भगा देगा, तो उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं। इसमें Fe है प्लस CuSO4 है, बनाया का FeSO4 प्लस Cu। इसमें हुआ क्या, Fe था, Fe क्या था, Cu से ज्यादा शक्तिशाली था। Fe क्या था, Cu से ज्यादा शक्तिशाली था। जब ज्यादा शक्तिशाली होगा तो क्या होगा, Cu को मार पीट कर भगा देगा, लह जा अपना जा। तो Fe को क्या करेगा, मार पीट कर भगा दिया, अपने यहाँ पर सेटअप हो गया। SO4 के साथ क्या हो गया, अपना सेटअप कर लिया। तो ये बन गया क्या, FeSO4। क्या बन गया, FeSO4।
ये बेचारा का भगा दिया, यहाँ पर अलग कर दिया। इसमें क्या हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। एक तत्व था जो कि दूसरे तत्व से ज्यादा शक्तिशाली था, उस दूसरे तत्व को क्या हुआ, भगा दिया। ज्यादा शक्तिशाली रहेगा तभी भगा पाएगा, यदि कम शक्तिशाली तो नहीं भगा पाएगा। बोलेंगे सीयू क्या करेगा, FeSO4 को भगा देगा, मतलब FeSO4 के विलयन में से Fe को भगा देगा, नहीं भगा पाएगा, क्योंकि ये क्या है, कम ताकतवर है, ये ज्यादा ताकतवर है। इसके देखिए दूसरा एग्जाम्पल Zn था। Zn भी क्या है, Cu से ज्यादा ताकतवर है। Zn भी क्या है, Cu से ज्यादा ताकतवर है। तो क्या करेगा, Zn को मार के भगा देगा, Zn को Cu को मार के भगा देगा, अपना सेटअप यहाँ पर लगा देगा। मतलब यहाँ बन जाएगा, क्या हो जाएगा, Zn आ जाएगा। Cu को भगाया, यहाँ पर आ गया Zn, तो बन जाएगा ZnSO4। क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। इसमें भी क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हुआ। Zn था, Cu को मार के भगा दिया उसके विलयन से, अपना विलयन में स्थान ले लिया। दूसरा Pb है, CuCl2 है। इसमें भी Pb क्या है, Cu से ज्यादा शक्तिशाली है। Fe हो गया, Zn हो गया, Pb हो गया, तीनों का तीनों जो है Cu से क्या है, ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा शक्तिशाली था। किसमें भी क्या होगा, Pb क्या करेगा, Cu को आराम मार के भगा देगा। हाँ, Cu आ गया यहाँ पर, अपना सेटअप यहाँ पर लगा लिया, मतलब अपना सेटल कर लेगा Cl2 के साथ, सेट हो जाएगा किसके साथ, Cl2 के साथ, बन जाएगा PbCl2। क्या बन जाएगा, PbCl2 प्लस Cu। इसमें भी क्या हुआ, कम शक्तिशाली वाला तत्व को भगा दे रहा, मार मार के भगा दे रहा, तो उसमें क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। इसके देखिए Zn था, H2SO4 है। इसमें क्या है, Zn और H2SO4, इसमें भी क्या हुआ, Zn H2 से ज्यादा शक्तिशाली था। Zn क्या था, H2 से ज्यादा शक्तिशाली था, H2 को मार कर भगाया, उड़ा दिया। H2 में गैस है, गैस है तो फारा मारेगा, मतलब उड़ जाएगा, उड़ गया। अब बन गया क्या, ZnSO4, मतलब H2 को भगा के SO4 के साथ अपना सेटअप बना लिया। ये बन गया ZnSO4। क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2। ये सब जो अभिक्रिया है चारों का चारों, इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, जिसमें एक तत्व क्या कर रहा है, दूसरे तत्व को भगा दे रहा है, मार पीट के भगा दे रहा है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा शक्तिशाली है तो कम शक्तिशाली वाला तत्व को भगा देगा। ये सब जो इस बगल है, चारों का चारों क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। और FeZnPb किससे अधिक है, Cu से। यहाँ पर Zn किससे अधिक है, H2 से। अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील धातु है तो क्या करेगा, मार पीट के भगा देगा। तो इसमें जो अभिक्रिया हो रहा है उस अभिक्रिया का नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है, विस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए हम लोग समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए हम लोग समझते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब कौन सा अभिक्रिया है, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। यहाँ पर है द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। इसमें क्या होगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है उसके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा, उसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। किसका आदान प्रदान होगा, आयनों का लेन देन होगा, लेन देन। जैसे देखिए NO2 पर क्या होता है, प्लस चार्ज, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, ऐसा होता है। NO2 पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। जरूरी नहीं कि प्लस हो, एक ही माइनस हो, प्लस माइनस चार्ज इसको अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। ये सब प्लस होता है, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। ई प्लस वाला क्या होगा, आयन के इसमें आदान प्रदान, ई प्लस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ई जो प्लस वाला है इसके साथ, मतलब Cl के साथ जुड़ जाएगा, ई प्लस वाला इसके ई माइनस के साथ, और ई प्लस वाला ई माइनस के साथ जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा क्या, Na2Cl2। यहाँ पर है, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, NaCl। क्या बनाएगा, NaCl। Na2 और Cl2 मिलकर क्या बनाएगा, NaCl, मतलब 2NaCl। उसके बाद SO4 जो है किसके साथ जुड़ जाएगा, Ba के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ, Ba के साथ कौन जुड़ जाएगा, SO4। तो ये बन जाएगा BaSO4। क्या हो जाएगा, BaSO4। यहाँ पर बन गया Na2 और Cl2 मिलके 2NaCl। क्या बन जाएगा, 2NaCl। तो इसमें क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। इस प्रकार का अभिक्रिया को बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला एग्जांपल देखते हैं, NaCl है, AgNO3 है, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। ठीक है,
तो NaCl किसके साथ जुड़ जाएगा, NO3 के साथ, ये बना देगा NaNO3, क्या बनाएगा NaNO3, NaNO3। और उसके बाद Cl जो है Ag के साथ जुड़ जाएगा, Cl माइनस Ag प्लस, तो AgCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा AgCl, बन गया AgCl। इसमें भी क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ, और जब आयनों का आदान प्रदान से जो यौगिक जो अभिक्रिया होगा उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या वो है स्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। इसके बाद CuSO4, इस पर प्लस इस पर माइनस, H2S इस पर प्लस इस पर माइनस, ये क्या बनाएगा CuS, क्या बनाएगा CuS प्लस माइनस, SO4 H2 है आपका, बन जाएगा H2SO4, इस पर प्लस इस पर माइनस, H2SO4 बन गया। तो Cu जुट गया H के S के साथ और SO4 जुट गया H2 के साथ, बन गया H2SO4 और H2SO4 और CuS। अब यहाँ जो नीचे की ओर तीर का निशान है दोनों में, तीनों में, इसमें BaSO4, AgCl और CuS, तीर का चिन्ह क्या बता रहा है, तीर का चिन्ह होता है अवक्षेप के लिए, किसके होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, अवक्षेप के लिए, ऊपर नीचे की ओर, और ऊपर की ओर होता है गैस के लिए। अगर ऊपर की ओर तीर है उसका मतलब गैस निकल रहा है, ऊपर की ओर तीर है उसका मतलब क्या, गैस निकल रहा है। यदि नीचे की ओर तीर है, नीचे की ओर तीर का अर्थ होता है अवक्षेप बन रहा है, क्या बन रहा है अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया हुआ, उसमें कोई ठोस पदार्थ तली में जमा हो गया, ठोस पदार्थ जो अविलय पदार्थ है, मतलब जो घुल नहीं सकता है, तो ठोस पदार्थ क्या होगा, तली में जमा हो जाएगा, उसको बोलेंगे अवक्षेप। जैसे इसमें BaSO4 बनता है, यह एक्वस होता है, मतलब जलीय विलयन, यह जलीय विलयन, लेकिन BaSO4 क्या होता है, ठोस होता है, क्या होता है ठोस, जो कि तली में जमा हो जाएगा, ये भूलेगा नहीं, लेकिन तली में जमा हो जाएगा, इसको बोलेंगे अवक्षेप, क्या बोलेंगे अवक्षेप। ये भी क्या होगा, तली में जमा हो जाएगा, ये भी क्या हो गया अवक्षेप, क्या हो गया अवक्षेप, ये भी क्या हो गया अवक्षेप। तो जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होगा उन्हें बोलेंगे अवक्षेपन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे अवक्षेपन। मतलब तीनों का तीनों कौन सा अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया तो तीनों में हुआ ही हुआ, लेकिन तीनों में कौन सा अभिक्रिया हो रहा, अवक्षेपन अभिक्रिया भी हो रहा, अवक्षेप बन रहा है, इसलिए बोलेंगे अवक्षेपन अभिक्रिया। तो बोल रहा है जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं अवक्षेपन। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसे बोलेंगे अवक्षेपन अभिक्रिया। सेम टू सेम एग्जाम्पल उठा देंगे, क्योंकि सब में बन रहा है अवक्षेप, क्या हो रहा है, सब में अवक्षेप बन रहा है, इसलिए सब का सब एग्जाम्पल यहाँ पर उठा दिए। NaCl AgNO3 के साथ क्रिया का क्या बना है, AgCl जो कि अवक्षेप है प्लस NaNO3। उसके बाद CuSO4 है, H2S के साथ क्रिया किया तो दिया क्या CuS जो कि अवक्षेप है और प्लस H2SO4। इसके बाद Na2 है, SO4 है, BaCl2 के साथ क्रिया किया, दिया क्या BaSO4 जो कि अवक्षेप है और प्लस 2NaCl। तो इस सब में क्या हो रहा, अवक्षेपन अभिक्रिया हो रहा। कौन सा अभिक्रिया हो रहा, अवक्षेपन। तीनों का तीनों ये जो एग्जाम्पल था, तीनों में द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, प्लस में अवक्षेपन अभिक्रिया हो रहा, क्योंकि अवक्षेप का निर्माण हुआ तीनों में। द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ, लेकिन तीनों में क्या हुआ, अवक्षेप का निर्माण हुआ, इन्हें हम लोग बोलेंगे अवक्षेपन अभिक्रिया। चलिए यहां तक हम लोगों का हो गया, कहां तक हो गया, अवक्षेपन अभिक्रिया मतलब टॉपिक था क्या, द्विविस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को। चलिए अब हम लोग देखते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। कौन सा अभिक्रिया देखने जा रहे हैं, उपचयन एवं अपचयन। उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है ऑक्सीकरण। उपचयन का दूसरा नाम हो जाएगा ऑक्सीकरण एवं अपचयन का दूसरा नाम हो जाएगा अपकरण। इन दोनों अभिक्रियाओं को समझते हैं, कौन कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन और अपचयन। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण, अपचयन का दूसरा नाम अपकरण होता है। इसमें बोल रहा है अभिक्रिया के समय, क्या बोल रहा है, अभिक्रिया के समय। पहला टॉपिक, अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, क्या होगा, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है, उपचयन हुआ, क्या उसका अपचयन हुआ है। यदि कोई पदार्थ है, पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, अभिक्रिया में पदार्थ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है,
बोलेंगे पदार्थ का क्या हुआ, उपचयन हुआ। क्या हुआ, उपचयन हुआ। जैसे यहाँ आप देखते हैं हम लोग, कॉपर था, यहाँ पर O2 है, कॉपर O2 के साथ क्रिया किया तो बनाया क्या, CuO। यहाँ पे देख रहे हैं Cu था अकेला, लेकिन यहाँ पे क्या है, CuO है। तो Cu में क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग। Cu में क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ। Cu था और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग हुआ। तो जब Cu में ऑक्सीजन का योग हुआ मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। यहाँ पर होगा उपचयन। क्या होगा, यहाँ पर हो गया उपचयन। क्या होगा यहाँ पर, उपचयन। यदि ऑक्सीजन में वृद्धि होगा तो बोलेंगे उपचयन। यदि ऑक्सीजन में ह्रास होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन में ह्रास होगा तो उसका बोलेंगे अपचयन हुआ। क्या बोलेंगे, अपचयन हुआ। तो बोल रहा है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका उपचयन, अपचयन हुआ, उसका अपचयन हुआ है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो बोलेंगे पदार्थ का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। जैसे यहाँ पर एक टॉपिक दबाते हैं, नीचे CuO है, यहाँ पर कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन था। यहाँ पर डबल तत्व है, Cu के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, O है। Cu के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ देखिए Cu के साथ O है, नहीं है। Cu के साथ O नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों चीज में, यहाँ पर CuO था मतलब Cu के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है। Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, Cu से ऑक्सीजन फरार हो गया, भाग गया। भाग गया क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। क्या हो गया, ह्रास। जब ह्रास होगा तो क्या होगा, अपचयन होगा। ह्रास होगा तो अपचयन। यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन। लेकिन इसी में दूसरा देखिए H2 था, H2 में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर H2 में ऑक्सीजन है। H2 में क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, H2 के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। यहाँ पर हो गया उपचयन। यहाँ पर क्या हो गया, उपचयन। यदि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो अपचयन, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है तो उपचयन। यहाँ पर H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। H2 में क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, यहाँ पर हो गया उपचयन। यहाँ पर CuO था, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यहाँ पर हो गया अपचयन। ह्रास तो अपचयन और योग का क्या हो जाएगा, उपचयन। ऑक्सीजन का योग उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन, ऐसा समझ लेना है। इसके बाद देखिए, अब बोला किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित, कोई अभिक्रिया है यदि उसमें एक अभिकारक उपचयित हो रहा है तथा दूसरा अभिकारक, दूसरा अपचयित हो रहा है। क्या होगा, दूसरा अपचयित हो रहा है। एक अभिकारक मतलब दो अभिकारक होगा। जैसे इसमें देख लीजिए दो अभिकारक है, दो अभिकारक में पहला होगा उपचयित, पहला होगा उपचयित तथा दूसरा होगा अपचयित, तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे उपचयन अपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। उस अभिक्रिया क्या बोलेंगे, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोल सकते हैं, या तो इसका सिंपल सा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। यदि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो, उपचयन का भी अपचयन का भी, उसका नाम क्या पड़ेगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे हम देख लीजिए इसी एग्जाम्पल को यहाँ लेते हैं, CuO प्लस H2 गिव्स CuO प्लस H2O। यहाँ पर दोनों में अपचयन भी हुआ है प्लस में उपचयन भी हो रहा है, मतलब दोनों अभिक्रिया साथ हो रहा है। तो H2 में हुआ है उपचयन और Cu में हुआ है अपचयन। तो दोनों अभिक्रिया यहाँ पर साथ हुआ है, इसमें दोनों अभिक्रिया साथ में हुआ है, इसलिए यह होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा में है ZnO प्लस CO। क्या है, ZnO प्लस C गिव्स ZnCO, Zn प्लस CO। यहाँ पर देखिए Zn में क्या था, O था। Zn में क्या था, O था। क्या यहाँ Zn में O है, नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर Zn में था ऑक्सीजन, यहाँ पर Zn में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, यहाँ पर Zn में क्या हुआ है, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हो गया फरार, ऑक्सीजन चल गया। और जब ऑक्सीजन चल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में क्या हो गया, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन। यहाँ देखिए
यहाँ पर कार्बन था, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। यहाँ पर कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ। कार्बन था, कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ। यदि ऑक्सीजन का योग होगा, यहाँ पर होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर हो रहा है क्या, अपचयन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन। अपचयन उपचयन दोनों एक साथ हुआ, ये भी हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल। यहाँ पे देखिए Mn है, यहाँ पर ऑक्सीजन था, Mn के साथ क्या था, ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए Mn के साथ क्या है, Cl2 है। Mn के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर Mn के साथ क्या है, Cl2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास। जब यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, यहाँ पर होगा अवकरण। क्या होगा, अवकरण मतलब अपचयन। क्या होगा, अपचयन हो गया, यहाँ पर हुआ अपचयन। लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन के साथ में था हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन के साथ था हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ। जब देख लीजिए, जब हाइड्रोजन का ह्रास होगा, जब हाइड्रोजन का ह्रास होगा तब पदार्थ का अपचयन होता, उपचयन होता। क्या होता है, उपचयन। मतलब यदि पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि होगा या हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो होगा उपचयन। क्या होगा, उपचयन। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का ह्रास हुआ। Cl था, HCl, तो Cl के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ पर Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोजन का ह्रास। जब हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा, उपचयन। क्या होगा, उपचयन होगा। यहाँ पर MnO2 था, यहाँ पर MnCl2 है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर ह्रास हुआ। जब यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो वो क्या हो गया, अपचयन। और जब यहाँ पर हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ, मतलब यहाँ पर Cl, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ, Cl था और यहाँ पे क्या है, HCl था, यहाँ पे क्या है, Cl था। हाइड्रोजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। जब हाइड्रोजन का ह्रास हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पर उपचयन हो गया। इसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रहा है। जब इसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं Mn है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। Mn है, O2 है, Mn है, O2 है, अब प्लस में क्या, 4HCl, 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O है ना। यहाँ पर अब प्लस में है Cl, प्लस में क्या है, Cl है। यहाँ पर देख सकते हैं Mn के साथ था ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर Mn के साथ क्या है, Cl2 है। क्या है, Cl2 है। ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। यहाँ पर हो गया अपचयन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा तत्व में, यहाँ पर क्या दूसरा तत्व, ऑक्सीजन तो है, केवल हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। तो Cl के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ क्या था, Cl के साथ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे Cl का अकेले पड़ा है, उसमें H है, H है नहीं है। Cl के साथ H नहीं है, मतलब Cl में हाइड्रोजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। जब हाइड्रोजन का ह्रास होगा, जब हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो पदार्थ में अब उपचयन होगा। क्या होगा, उपचयन। यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। अब प्लस में जल बन गया है, प्लस में क्या बन गया है, जल बन गया है। तो यहाँ पर दोनों अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। जब दोनों एक साथ होगा तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों एक साथ हुआ। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गया किस अभिक्रिया का, रेडॉक्स अभिक्रिया का। इसके बाद इसको भी समझ लेते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या ह्रास, ऑक्सीजन का वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, उल्टा में हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ऑक्सीजन का वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, उसे बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। जब किसी अभिक्रिया में, मतलब जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन का ह्रास होगा या हाइड्रोजन का वृद्धि होगा, तो वो क्या होगा, पदार्थ में क्या हो गया, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन। यदि ऑक्सीजन में क्या हो, ह्रास हो, ऑक्सीजन में ह्रास हो, हाइड्रोजन में वृद्धि हो, यहाँ पर हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। और ऑक्सीजन में वृद्धि हो, हाइड्रोजन में ह्रास हो, वहां पर जाएगा उपचयन। चलिए, ये था हम लोगों का कौन सा टॉपिक, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया का। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होगा तो उसे बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। और एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
अब चलिए हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। अब किस टॉपिक की ओर चलते हैं, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, मतलब उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव हो सकता है दैनिक जीवन में, जिसमें हम लोग पहला चर्चा करेंगे संक्षारण पर। किस पर? संक्षारण पर। जैसे लोहा का वस्तु नया नया बना हुआ पूरा चमकेगा, लोहा का वस्तु जो नया नया बना रहता है वो क्या करता है, पूरा चमकीला होता है। तो बोल रहा है लोहे की बनी नई वस्तुएं क्या होती है, बहुत चमकीली होती है, पूरा चमकता है, सफेद होता है। लेकिन कुछ समय बाद, उस समय पश्चात देखिएगा, मतलब कुछ समय बाद देखिएगा उस पर क्या होगा, लालिमा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। उस पर क्या होता है, लालिमा युक्त भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिससे हम लोग बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। उसे क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना। क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना। मतलब लोहा को छोड़ देंगे खुले में, क्या होगा, उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना मतलब उस परत को चढ़ना हम लोग संक्षारण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संक्षारण। अब बोल रहा है जब कोई वस्तु, मतलब जब कोई धातु, क्या बोल रहा है, जब कोई धातु अपने आस पास अम्ल आर्द्रता, किससे किससे, अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है। किसके किसके संपर्क में आता है, अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है कोई धातु, तो क्या होता है, तब ये संक्षारित होती है। संक्षारण के, संक्षारण का अर्थ क्या है, उस पर कोई न कोई रंग का परत चढ़ जाता है, किसी न किसी रंग का परत चढ़ जाता है। उसी परत चढ़ना को हम लोग बोलते हैं क्या, संक्षारण कहते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण। मतलब खुले में छोड़ देंगे, अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आकर क्या होगा, उस पर एक परत चढ़ जाएगा, जिसे बोलेंगे मतलब संक्षारित हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे संक्षारण। क्या बोलेंगे, संक्षारण। जैसे देख लीजिए चांदी के ऊपर काली परत, चांदी को छोड़ दीजिएगा उस पर काली परत चढ़ जाएगा। और इसी प्रकार तांबा पर कैसा परत चढ़ जाएगा, हरी परत। मतलब चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना किसका उदाहरण है, संक्षारण के अन्य उदाहरण है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लोहा का उदाहरण लिए। किसका उदाहरण लिए, लोहा का। लोहा पर कैसा परत चल जाएगा, लालिमायुक्त घोड़ी परत, जिसे हम लोग बोलेंगे लोहे पर जंग लगना। मतलब संक्षारण हो रहा है। क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है। यदि संक्षारित होगा तो बोलेंगे संक्षारण हुआ, मतलब उसे बोलेंगे संक्षारण। यदि कोई पदार्थ, यदि कोई धातु क्या हो रहा है, संक्षारित हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। अब बोल रहा है विकृत गंधिता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विकृत गंधिता। दो प्रभाव पर चर्चा करेंगे, पहला है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होगा, जब आप वसा युक्त अथवा तेलीय पद खाद्य सामग्री, जो खाने वाला सामग्री होता है, कैसा सामग्री, जो वसा युक्त हो, क्या हो, वसा युक्त हो, उसके बाद तेलीय हो, वसा युक्त मतलब फैट वाला, और तेलीय मतलब तेल वाला। तो तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है, जब इस सब सामग्री को लंबे समय तक रख दीजिएगा, किसको किसको, वसायुक्त अथवा तेलयुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, गंध आ जाता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है, जिसे बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। लंबे समय तक रखी रह जाती है, तब उसका स्वाद एवं गंध, तब उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है, स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब सामग्री विकृत गंधिता क्यों हुआ, वो हुआ ऑक्सीकरण के कारण, मतलब उपचयन के कारण। किसके कारण, उपचयन अभिक्रिया के कारण। वो जो रंग मतलब स्वाद बदल गया, स्वाद बदल गया, गंध बदल गया, किसके कारण बदल गया, ऑक्सीकरण, मतलब उपचयन हो गया, पदार्थ का क्या हो गया, उपचयन हो गया, ऑक्सीजन से संयोग कर लिया, जिससे उसका स्वाद बदल गया, मतलब विकृत गंधिता हो गया। खाने में कोई स्वाद नहीं, महकेगा, एकदम पूरा गंध फेंकेगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब बोला प्रायः तेलीय अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्री, अब उसको तो बचाना जरूरी है। तेलीय है, खाद्य तेलीय युक्त है, वसा युक्त है, उसको बचाना भी जरूरी है। अब बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रायः तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने के लिए, मतलब ऑक्सीकरण रोकने के लिए, उपचयन रोकने के लिए पदार्थ में उपचयन रोकने वाले पदार्थ क्या मिलाते हैं,
उपचयन रोकने वाला पदार्थ मतलब ऑक्सीकरण को रोकने वाला पदार्थ मिलाते हैं। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण रोकने वाला पदार्थ मिलाते हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे प्रतिऑक्सीकारक। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण को रोकने वाला पदार्थ क्या बोलेंगे? प्रतिऑक्सीकारक। जैसे नाइट्रोजन देख लीजिए, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? प्रतिऑक्सीकारक है, जो कि ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन से संयोग करने से रोकेगा। उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। क्या मिलाया जाएगा? प्रतिऑक्सीकारक, जिससे ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा और खाना बचा रहेगा। इसके बाद बोल रहा है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या बोला है? पदार्थ वायुरोधी बर्तनों में, जब कोई बर्तन है वायुरोधी है मतलब उसमें वायु प्रवेश नहीं करता, ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करता है, उसमें खाद्य सामग्री को रखने से उपचयन को रोका जा सकता है। उपचयन की गति क्या हो जाएगा? धीमी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो वायु प्रवेश नहीं करेगा। जब वायु प्रवेश नहीं करेगा तो उपचयन से उसको बचा सकते हैं, खाना को बचा सकते हैं। कैसे? उपचयन की क्या हो जाएगा? गति धीमी हो जाएगा। किसमें रखने पर? वायुरोधी बर्तन में रखने पर। वायुरोधी बर्तन में रखेंगे तो उपचयन की गति क्या हो जाएगा? धीमी। अगर हम बोल रहे हैं चिप्स बनाने वाले, चिप्स की थैली में कोई चिप्स बनाने वाला है, तो चिप्स बनाने वाला क्या करता है? चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर, चिप्स की थैली में क्या करता है? ऑक्सीजन को हटा देता है और उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं। चिप्स बनाने वाला क्या करता है? चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल देगा और उसमें नाइट्रोजन भर देगा। क्या भर देगा? नाइट्रोजन, जिससे क्या हो सके? उपचयन रुक सके, जिससे उपचयन रुक सके, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके, चिप्स का उपचयन ना हो सके, जैसे चिप्स खराब ना हो। चिप्स को खोल कर रख दीजिएगा तो वो खराब हो जाएगा। पैकेट में रहता है, उसमें नाइट्रोजन रहता है। जब नाइट्रोजन रहता है तो वो खराब नहीं होता है, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिएगा पूरा खत्म हो जाएगा। तो चिप्स बनाने वाले क्या करते हैं? चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटा के उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। ये होता है चिप्स को बचाने का तरीका, उसका विकृत गंभीरता से बचने का तरीका। विकृत गंभीरता से कैसे बचा जा सकता है? प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, उसके बाद वायुरोधी बर्तनों में खाना को रखकर। अब चिप्स वाला थैली में क्या करेंगे? नाइट्रोजन को भर देंगे, मतलब नाइट्रोजन जैसा अलग प्रकार का गैस भर सकते हैं, जिससे क्या हो? चिप्स का उपचयन रोक सके। मुख्य रूप से नाइट्रोजन मिलाया जाता है, जो कि कम सक्रिय होता है। क्या होता है? कम सक्रिय गैस होता है। चलिए, इस प्रकार हम लोगों का ये जो चैप्टर है, चैप्टर हो चुका है द एंड। क्या हो चुका है? द एंड। द एंड हम लोगों का प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसी टॉपिक के साथ मतलब दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव के साथ हो जाता है द एंड। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।